कभी कभी शहर के शोर से थोड़ा दूर जाना जरूरी हो जाता है, सिर्फ इसीलिए ताकि हम थोड़ी शांति और सुकून ले पाए। पहाड़ों की तरफ कॉफी की महक और अनहरिड वक्त की तलाश में हमारी फैमिली इस दिसंबर निकल पड़ी थी स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कूर्ग की तरफ। सफर की शुरुआत जल्दी हुई और सच कहूँ तो बेंगलुरु टू मैसूर एक्सप्रेसवे ने इस ड्राइव को एकदम स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना दिया था। रास्ते में सुबह की पहली कॉफी और ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके पाकशाला में। यहाँ का साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म इडली और क्रिस्पी डोसा उस ठंडी सुबह में एक परफेक्ट स्टार्ट था। पेट पूजा के बाद बिना रुके हम बढ़ चले वेस्टर्न घाट्स की अनवाइंडिंग रोड्स की तरफ। हिल्स में पूरी तरह एंटर करने से पहले हमने एक छोटा सा डिटूर लिया बायलाकुप्पे। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है और यहाँ आते ही वाइब पूरी तरह से बदल जाती है। लंच टाइम हो चुका था तो हमने कॉलोनी के अंदर गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास तिब्बतियन किचन में रुक लिया। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ का क्यूजीन जरूर ट्राई कीजिए। हमने इंडियन और ऑथेंटिक तिब्बतियन दोनों ही ऑर्डर किया था और दोनों का ही टेस्ट लाजवाब था। इनके रेस्टोरेंट्स के अंदर ही एक छोटी सी शॉप है जहां से आप इनके कल्चर को करीब से देख सकते हैं। इसके बाद हम चले फेमस नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री, जिसे सब गोल्डन टेम्पल कहते हैं। अंदर रखी 40 फीट की 3 सोने की स्टैच्यूज और इंट्रिकेट पेंटिंग्स देखकर एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब आती है। पर एक रियलिटी चेक, दिसंबर एंड होने के बावजूद यहाँ काफी धूप और गर्मी थी और क्योंकि ये एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ ट्रैफिक हमेशा ही हाई रहता है। हमें सिर्फ पार्किंग के अंदर घुसने और बाहर निकलने में 30 मिनट्स लग गए। तो आप अगर इसको अपने आइटनरी में ऐड कर रहे हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा जरूर निकालें। बाहर निकलते हुए हमने इनकी लोकल मार्केट एक्सप्लोर की, जहां से विंड चाइम्स और कुछ होम डेकोर का सामान खरीदा और प्राइसेस बेंगलोर के कंपैरिजन में बहुत रीजनेबल था। के अंदर बहुत अच्छा है और ये हमारी स्पेशल गेस्ट, इसका फर्स्ट ट्रिप है हमारी ईवी का। शाम होते होते हम अपने घर मतलब अगले 2 दिन का बेस कैंप पहुंच चुके थे, इब्नी स्प्रिंग्स शैलेस माधिकरी। ये प्रॉपर्टी किसी आम होटल जैसा नहीं बल्कि एक डेंस कॉफी एस्टेट के बीचों बीच छिपी हुई एक सैंक्चुअरी है। दिसंबर का पीक सीजन में हमने इसका प्राइस अराउंड 5 to 6K पर नाइट पड़ा। इनके वुडन शैलेस का रस्टिक इंटीरियर, आरामदायक बेड्स और बैल्कनी से आती हुई पहाड़ी हवा, ये सब प्राइस को कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत पोलाइट था और पूरी प्रॉपर्टी में एक ऐसी शांति थी जो शहर में कभी नहीं मिलती। उस दिन हमें कहीं और जाने का प्लान नहीं रखा, बस थकान उतारी, रिजॉर्ट में ही अपनी फैमिली के साथ एक वार्म डिनर एंजॉय किया और नेचर के बीच एक सुकून भरी नींद ली। কেমন? ভালো? টেস্টি? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं देने वाली हूँ आप लोग को हम कूर्ग में जिस रिजॉर्ट में रुके हैं, इब्नी स्प्रिंग्स रिजॉर्ट का रूम टूर। तो ये है हमारा कॉटेज। यहाँ पे कॉटेज सिस्टम है। तो ये हमारा कॉटेज है और बगल वाला कॉटेज भैया लोगों ने लिया है। मैं बाहर का आप लोगों को सेपरेट टूर दिखाऊंगी। सबसे पहले रूम दिखाते हैं। तो जैसे हम पहले आते हैं, यहाँ बाहर चेयर टेबल्स हैं, बैठ के शाम की चाय, सुबह की चाय एंजॉय करने के लिए। और फिर आता है हमारा रूम। जैसे ही हम अंदर आते हैं, पहले लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एक सिंगल बेड है और इधर का जो बेड है ये भी क्वीन साइज बेड है।
अभी फिलहाल बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और इधर दोनों तरफ विंडो है, पर यहाँ पे मस्कीटो बहुत ज़्यादा है। और आपका अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट अभी 6 बज रहा है और टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट अभी 20 से नीचे जा रहा है, तो ठंड है काफ़ी, तो आप ऐसे भी विंडो नहीं खोल सकते। और इसके बाद आपको मिलता है टीवी, और यहाँ है एक छोटा सा चेयर टेबल, और ये हो गया आपका अलमीरा, और इसके साथ थोड़ा सा लगेज रखने के लिए आपको एक जगह मिलती है। और ये है बेड, ये है बेड जिसमें 2 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और अभी छोटी बेबी भी बैठी हुई है। और इसके बाद इधर आपको मिलता है साइड टेबल, दोनों तरफ 2 साइड टेबल है, और छोटा सा बेड भी दिया है उधर, और छोटा सा बेड तो था, और यहाँ पे दिया है आपको एक छोटा सा वार्डरोब आपका सामान रखने के लिए। रूम काफी बेसिक है, और एक चीज से मुझे सख्त प्रॉब्लम होती है, वो होती है लाइट से, कि लाइट मतलब बच्चे होते हैं ना, तो ये कुछ भी थोड़ा खेलेंगे वेलेंगे, लगता है थोड़ा लाइट्स डार्क होना चाहिए, पर आई थिंक ज्यादातर रिजॉर्ट्स का यही सब ये कॉन्सेप्ट होता है, वो लोग बहुत डिम लाइट्स करते हैं। और इसके बाद अभी इधर है वॉशरूम, यहाँ पे एक छोटा सा मिरर है। रूम साइज भी ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी छोटा है, मतलब बहुत लैविश रिजॉर्ट नहीं है। प्राइस भी थोड़ा कम ही था ना, प्राइस थोड़ा कम है, और सर्विस वगैरह देखते हैं अब आगे कैसा रहता है। अभी तक सर्विस अच्छा है, बाहर पार्किंग एरिया है, और हम जैसे भी आए लगेज वगैरह मतलब लेके आए लोग, और बहुत स्मूथ एंट्री वगैरह भी हो गया है। तो ये है वॉशरूम काफी बड़ा है रूम के हिसाब से। कमोड और वॉश एरिया साथ में है, और गीजर प्रोवाइडेड है, और इधर एक बेसिन भी है। और टॉयलेटरीज में आपको दिया गया है ब्रश है, टूथपेस्ट है, और थोड़ा सा मॉइस्चराइजर दिख रहा है मुझे। सो दिस इज अबाउट द रूम टूर ऑफ इब्नी स्प्रिंग्स। अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट रिजॉर्ट में ही करके हम निकल पड़े ब्रह्मगिरी हिल्स की तरफ। हमारी मंजिल थी तला कावेरी, जो पवित्र कावेरी नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। मंदिर के आंगन में ही एक छोटा सा पवित्र कुंड है, जहाँ से कावेरी नदी एक स्प्रिंग के रूप में निकलती है। दर्शन करने के बाद हमारा प्लान ब्रह्मगिरी हिल्स के बिल्कुल टॉप तक जाने का था, जिसके लिए करीब 400 स्टेप्स क्लाइंब करना होता है। पर अनफॉर्चुनेटली जब हम वहां थे तो वो स्टेप्स वाला रास्ता क्लोज था। लेकिन अगर आपके विजिट के वक्त ये ओपन हो तो वहां ऊपर तक जरूर जाएं। मैं जब अपनी पिछली ट्रिप में यहाँ आया था तो ऊपर से दिखने वाला वेस्टर्न घाट्स का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मेरा दिल जीत लिया था। वहां की हवा में ही एक अलग सी ठहराव थी। एक छोटी सी टिप, क्योंकि ये एक रिलीजियस प्लेस है, इसीलिए यहाँ मॉडेस्ट कपड़े पहनकर ही आए। वहां से वापस आते हुए हमें काफी लेट हो गया था, और सच कहूं तो उस हिल रूट पर अच्छे इटरीज ऑप्शंस ना के बराबर हैं। तो मजबूरन हमने पास के एक वेज होटल प्रकृति में ही अपना लंच किया। खाना बस ओकेश था और ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड थे। इसीलिए मेरा आप सभी से एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अगर आप थालाकाबरी का प्लान बना रहे हो तो अपने रिजॉर्ट से ही अपना लंच पैक करवा लीजिए, या अपने साथ डिसेंट स्नैक्स और फ्रूट्स जरूर कैरी करें ताकि रास्ते में भूख से परेशानी ना हो। दोपहर ढलते ही हम पहुंचे मदिकरी के सबसे आइकॉनिक स्पॉट राजा सीट,
कहते हैं कोडागू के राजा यहाँ बैठकर शाम के वक्त सनसेट का व्यू एंजॉय किया करते थे। यहाँ की एंट्री फी सिर्फ 10 रुपीज पर पर्सन है। ये पूरा एरिया एक खुले टेरेस्ड गार्डन की तरह बनाया गया है, जहाँ काफी सारे फूल और एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ जिप लाइनिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। यहाँ का व्यू नो डाउट ब्रेथ टेकिंग है, पर एक हकीकत ये भी है कि शाम के वक्त यहाँ भयानक क्राउड होता है। पार्किंग मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, इसीलिए हमें अपनी गाड़ी वहां से लगभग 500 मीटर दूर पार्क करनी पड़ी थी। हमने ऑर्डर किया है अक्की रोटी, ये है चिकन, कढ़ाई चिकन और इधर मिक्स वेज। डे 3 की शुरुआत हुई पानी की आवाज के साथ। इब्नी स्प्रिंग्स की प्रॉपर्टी के अंदर ही एक छोटा सा प्राइवेट वाटरफॉल है। बिना किसी भीड़ के अकेले उस झरने के पास बैठने का एक अलग ही लग्जरी थी। उसके बाद हम निकल पड़े कुर्ग के फेमस एबे फॉल्स की तरफ। 10 रुपए की एंट्री फी देने के बाद एक काफी अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया हुआ स्लोप्ड पाथ से होते हुए आप वाटरफॉल्स तक पहुंचते हैं। ये पूरा रास्ता प्राइवेट कॉफी और काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर की एस्टेट से घिरा हुआ है, जहां से एक बहुत ही अर्दी सी खुशबू आती है। ट्रैक छोटा और फोटोजेनिक है और झरने के पानी के गिरने की आवाज आपको एंट्रेंस से ही सुनाई देने लगती है। वाटरफॉल की बहाव सच में शानदार था। इसके ठीक सामने एक हैंगिंग ब्रिज भी बना हुआ है, जहां से कावेरी नदी के इस पानी का सबसे मैजेस्टिक व्यू मिलता है। ये दोनों लड़कियां बैठ गई हैं, इन लोग को मैगी खाना है। लंच के लिए हमारा मन फेमस होटल ग्रीन ट्री जाने का था, पर वहां 45 मिनट्स का वेटिंग और प्री बुकिंग रिक्वायर्ड थी। सो वी क्विकली स्विच टू प्लान बी, होटल ग्रीनलैंड। और फॉर्चुनेटली यहाँ का खाना और सर्विस दोनों ही बहुत बढ़िया था। अच्छा है। प्लेट आया, आपको वो पहले उठा के अपने प्लेट में रख लिया। दोपहर में रिजॉर्ट आकर बच्चों ने फिशिंग ट्राई की। उन्हें ऐसे नेचर के साथ एंगेज होते देखना ही इस ट्रिप का असली पर्पस था। नाउ मोनू धरो, बसे पड़ो, बैठ जाओ। हाँ पेश को कितना खुश हो रही है, जैसे अब भी मछली आ जाएगा इसके पेट में। और उस शाम को और स्पेशल बनाने के लिए रिजॉर्ट स्टाफ ने हमारी फैमिली के लिए एक प्राइवेट लाइव बारबेक्यू भी अरेंज किया। एक प्रो टिप, ये स्पेशल मील्स अरेंज कर देते हैं, पर अगर मार्केट से कुछ स्पेसिफिकली मंगवाना हो तो उन्हें एक दिन पहले जरूर बता दें। Chicken, 3 kgs of marinated chicken. और साथ में we have got some oil and butter. हमारी आखिरी सुबह चेकआउट से पहले हमने रिजॉर्ट का कॉफी एस्टेट टूर लिया। वहाँ के गाइड ने कॉफी प्लांटेशन और अलग अलग मसालों के बारे में इतनी डिटेल्स बताई कि ये सिर्फ एक वॉक नहीं बल्कि एक सीखने वाला एक्सपीरियंस बन गया। की कॉफी बोलছে এটা? रोबस्टा कॉफी रोबस्टा खा सकते हैं। स्वीट, ये जो झूलছে ना ब्लैक पेपर। और अरेबिक कॉफी में फ्लावर होता है। हाँ फ्लावर होता है, बाद में ये ब्लैक हो रहा है। अच्छा, फ्लावर कुर्ग आए और स्पाइसेस ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
लेकिन ओवर प्राइसिंग से बचने के लिए हमने वापस आते वक्त एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्टोर से फ्रेश स्पाइसेस खरीदे ताकि क्वालिटी भी बेस्ट मिले और प्राइस भी जेन्युइन हो। ये तो ग्रीन कार्डमम्स, बैम्बू शूट पिकल, होममेड मैंगो पिकल, ग्रीन चिली, एगलो है ना बैम्बू शूट। मसाले गाड़ी में रखने के बाद वक्त हो गया था इस शांत रिजॉर्ट और इन पहाड़ों को अलविदा कहने का। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था और हम सीधा बेंगलुरु वापस नहीं आ रहे थे। यहाँ से हमारी गाड़ी मुड़ गई थी एक और अमेजिंग एडवेंचर की तरफ, दुबारे एलिफेंट कैंप। वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब हम व आपसे शेयर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सच कहूँ तो कुर्ग सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसे वक्त निकालकर आराम से जीना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये अनहरी ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और द काम ट्रेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारा दोबारे वाला अगला वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पूरा करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नया सफर में। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्टेइंग काम।